बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर अबरार महमूद। जी बेटा, हमारी फ़र्स्ट ईयर की बुक है मैथमेटिक्स, जो कि अभी हम KPK बोर्ड की फ़ॉलो कर रहे हैं। पहले हमारी पंजाब बोर्ड की थी और अब क्योंकि हमारा जो करिकुलम है वो 2006 है, तो उसके मुताबिक हमारी जो KPK की बुक है अभी हम उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लें कि इससे पहले आपने मैट्रिक लेवल पे रियल नंबर को डिस्कस किया हुआ है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके सारे बेसिक ऑपरेशन जितने भी हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, पावर एंड सो ऑन, इस तरह से सो मैनी ऑपरेशन से वो हमने देखे। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो अंडर एडिशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फिर इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़, सो ऑन, इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आप लोग मैट्रिक लेवल पे पढ़ भी चुके हैं और यकीनन आपको अपने जो उस्ताद होंगे उन्होंने ज़रूर बताया होगा। अभी उन चीज़ों को तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके मुताबिक जो चीज़ जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि आ रही है हमारे सिलेबस में, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको याद आ जाएगी कि हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी हमने रियल नंबर में भी डिस्कस की थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ये कहें जी कि ये क्या चीज़ है, तो अभी मैं डेफिनेशन तो इसकी प्रॉपर बता देता हूँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा इसका जस्ट मैं ये बता दूँ कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ इसका कह लें कि साइंसिस में ही है डेफिनेटली, स्पेशली फ़िज़िक्स में, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और स्पेशली जो सर्किट डिज़ाइनिंग है। फ़िज़िक्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स एक फील्ड है जिसमें सर्किट डिज़ाइनिंग है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इसको हम आपको वीडियोस की सूरत में इसकी एप्लीकेशन ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं स्टार्ट करता हूँ कि देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट कैसे होता है। छोटे लेवल पे जब आप लोग अलजेब्रिक फॉर्म में कोई भी इक्वेशन, मसलन इस तरह की आपने इक्वेशन सॉल्व की हुई है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x = 4, ठीक है। इसी तरह कोई और हम एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लें, तो ये भी आपने लीनियर के केस में बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएं कि x² - 9 = 0 था, तो x² = 9, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x = ±3 देखते हैं। अब ये ±3 याद रखना है कि स्क्वायर रूट जो होता है, जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे, तो स्क्वायर रूट हमें 1 वैल्यू देता है और वो सिर्फ पॉजिटिव होती है। अगर 0 होगा तो 0 ही देगा, लेकिन अगर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता। ये जो हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट की बेस पे लिखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं x = 3 का दोबारा स्क्वायर करूं तो वो भी x² = 9 बनेगा, और अगर मैं x = -3 का दोनों तरफ स्क्वायर करूं वो भी यही बनेगा, x² = 9। तो जहां पे हमें कंफर्म नहीं है कि ये वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरली सिंपल एक वेरिएबल है, तो फिर तो हम स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें पता होगा कि ये वेरिएबल किसी डिस्टेंस को शो कर रहा है, लेंथ को शो कर रहा है, किसी भी मेजरमेंट को शो कर रहा है, एरिया को शो कर रहा है, व्हाटएवर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में फिर हम इसको सिर्फ पॉजिटिव केस लिखते हैं। आम रूटीन में अलजेब्रिक कह लो कि सोल्यूशन में हम इसको प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब मसला तब पैदा हुआ जब इस तरह की इक्वेशन हमारे पास यूँ आई कि एक स्क्वायर नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गया। अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि x = 3, यानी अगर आप x की वैल्यू +3 लें, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी x² = 9 आएगा, और अगर आप x = -3 का स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तब भी x² = +9 आएगा। लेकिन अब देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि मैं उसका स्क्वायर लूँ तो आंसर नेगेटिव आए? नो, ये रियल में इसका आंसर है नो। इसका मतलब है कि अब यहाँ से एक दुनिया चेंज हो गई है। अब रियल से हम आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, कि पहले तो ये किया जाता था कि जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते थे तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाता था, बस हम कहते थे जी बस यही आंसर है, इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन जब इसमें फिर डेवलपमेंट हुई, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो वर्किंग की, जर्मन मैथमेटिशियन था गाज, 18 सेंचुरीज़ में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि उसने इन नंबर्स को आगे थोड़ा सा आगे लेके जाके सॉल्व करने का तरीक़ाकार हमें बताया। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये जो नेगेटिव नंबर है -9 जैसे, इसको आप यूँ ब्रेक करें कि नेगेटिव साइन को अलग कर दें।
अकेला नेगेटिव साइन तो अलग नहीं होगा, वो उसको हम एज ए -1 की सूरत में अलग करेंगे। इसको आप ब्रेक करें। रूट जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में आप इसको अलग अलग पार्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो अंडर रूट -1 है, इसको एक सिंबल आयोटा का नाम दे दिया गया। यानी ये आयोटा क्या चीज़ है, ये आई क्या चीज़ है, इसे पढ़ते हैं आयोटा। ये एक सिंबल है, ठीक है। यानी बजाते खुद ये कुछ भी नहीं है, ये एक वैल्यू है जो अंडर रूट -1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे x किसी जगह 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी जगह 5 को कर रहा है, किसी जगह 10, तो x तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आयोटा यानी जो i है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन सी है, अंडर रूट -1 बस। तो जहाँ भी अंडर रूट -1 आएगा हम उसकी जगह आयोटा लिखेंगे, और यहाँ से आप दोनों केस लिखना चाहें दोनों लिख दें, एक केस लिखना चाहें एक लिख दें। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया +-3 आयोटा। अब ये पॉइंट याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन था वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको बेसिकली हम उसके ऊपर एक और कोई चीज़ रख के उसको कवर दे के उसकी लुक चेंज कर दिया है। यानी किस फॉर्म में वो है, आयोटा। तो अभी देखें, जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा है कि आयोटा क्या चीज़ है, आयोटा है अंडर रूट -1, ये इसका नाम है। अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा -1। तो ये बात याद रखनी है कि आगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जहाँ भी हमारी किसी भी कैलकुलेशन में स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, तो आयोटा की पावर्स क्योंकि ऐड नहीं होती, वो जो भी आयोटा की पावर होगी वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर कोई फॉर्म ऐसी दी गई है कि वो आयोटा स्क्वायर या इससे अप पावर है, तो फिर हम उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसकी जगह क्या पुट करेंगे, -1। या आप फर्दर भी इसको एक स्टेप और लेके जा सकते हैं, आयोटा की पावर 4 = +1। जैसे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 = क्या आ गया, +1। तो चाहे आप आयोटा स्क्वायर के पैटर्न में चेंज करें या आयोटा की पावर 4 के पैटर्न में, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको जहाँ भी आयोटा की पावर 1 से बड़ी आ जाएगी, 2, 3, 4, 5, 10, कोई भी इस तरह की बड़ी पावर आ जाए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव, तो आप उसको आयोटा स्क्वायर के पैटर्न में चेंज करेंगे। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। कॉम्प्लेक्स नंबर या इसका दूसरा नाम भी है, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कोई भी इसके लिए वर्ड यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं। शॉर्ट फॉर्म में मैं नंबर को यूँ लिख रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, इमेजिनरी नंबर पढ़ें, एक ही बात है। अब इसको डिफाइन हम यूँ करते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है जी, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं, जिसे हम z बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन z है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, या आप इसको यूँ लिखें x + i/y और a + i/b, यानी शुरू के अल्फ़ाबेट्स ले लें या इंग्लिश के जो आखिरी अल्फ़ाबेट्स हैं जो कॉमनली हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं वो ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। बहुत सी जगहों पे आपको इस पैटर्न में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा और बहुत सी जगहों पे आपको इस पैटर्न में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा आएगा। इसकी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म हम यूँ लिखते हैं कि x, y। आपको पता है कि जब पेरेंथेसिस में हम दो वैल्यूज़ को कॉमा के साथ लिखते हैं तो इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि इसके नाम के साथ जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर का ये मतलब है कि इसमें लोकेशन मैटर करती है। यानी फर्स्ट वैल्यू की एक अपनी वैल्यू है, सेकंड जो वैल्यू है उसकी एक अपनी वर्थ है। यानी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में रियल पार्ट कहलाएगा, ये रियल है, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी इसी तरह अगर ये जो प्लस या माइनस जो भी फॉर्म है यहाँ पे, जैसे भी तो प्लस वाली फॉर्म है, तो इसमें x जो विदाउट आयोटा वाली टर्म होगी दैट इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, और आयोटा जिस टर्म के साथ होगा, आयोटा समेत नहीं कहना, यानी आयोटा जिस टर्म के साथ है, जैसे आयोटा किसके साथ है, y के साथ है, तो y को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे फिर तो बड़ी पिक्चर क्लियर है, लेकिन अगर आयोटा की फॉर्म में होगी तो फिर आपने आयोटा समेत नहीं कहना, आयोटा की वजह से उसका नाम है इमेजिनरी पार्ट। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए मिसाल के तौर पर z है -5 + 6 आयोटा,
क्वेश्चन है जी कि इसका रियल पार्ट क्या हो चुका है, रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट तो हो गया -5, अब जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या होगा, 6 होगा। 6 आयोटा नहीं, 6 होगा। ठीक है, ये बात अच्छी तरह याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें है कि ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। देखें, जो सिर्फ ज़ीरो है, जैसे मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू 0, इसको मैं अगर यूँ लिखूँ z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा, तो है ये वही 0 ही है। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ और इसी तरह इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 0,0। तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू 1, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आयोटा नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा। आयोटा के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने उसको हमेशा कॉम्प्लेक्स जो इमेजनरी पार्ट है उससे पहले लिखना है या बाद में लिखना है, मर्ज़ी है, लिख लें पहले लिख लें तब भी ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि नंबर्स के केस में हम आयोटा बाद में लिखते हैं, जैसे 2 + 5 आयोटा, यानी आयोटा 5 ज़रा पढ़ना अजीब लगता है तो उसको 5 आयोटा पढ़ें। ठीक है, तो अगर अल्फ़ाबेट्स हों जैसे a + आयोटा b, तो a + आयोटा b भी दोनों, ये भी फॉर्म ठीक है, a + b आयोटा ये भी फॉर्म ठीक है। तो जो आप इसमें समझते हैं कि आपको इजी है लिखने में समझने में, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट सिंपली ये होता है कि जो इसकी इमेजनरी पार्ट है उसका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, जैसे देखें z इज इक्वल टू है x + आयोटा y, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट का सिंबल होता है कि इसके ऊपर एक बार डाल दें, यूँ, ये एक बार है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x - आयोटा y, यानी सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, इसके अलावा रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 6 आयोटा, z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 - 7 आयोटा, और z3 है सिर्फ 10 है। ठीक है, तो इसमें देखें जब मैं z1 कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा, रियल पार्ट में याद रखना कभी भी चेंज नहीं आएगी। रियल पार्ट में किस में चेंज आएगी, हमेशा आयोटा वाली टर्म में, यानी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये -5 एज इट इज़ और इसका साइन अपोजिट करना है, नेगेटिव नहीं करना, अपोजिट करना है। अगर आयोटा वाली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है तो आपने उसको माइनस कर देना है, यानी नेगेटिव कर देना है, और अगर वो नेगेटिव साइन है तो उसको प्लस कर देना है, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं। ये z1 कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल का साइन नहीं चेंज करना, ये हो जाएगा +7 आयोटा। इसी तरह देखें z3 है 10, तो 10 क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट है तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, 10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक डेफिनेशन आ गई कि जो रियल पार्ट होता है या रियल नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट चेंज नहीं होता, वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ से आप सिंपली एक पॉइंट लिख सकते हैं, रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बेसिक इसकी हमने देखी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।